आज मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूं। द टोटल आप मम्मी पापा का और अपना मिला करके 75,000 रुपीज का हर साल एटीडी में क्लेम ले सकते हैं। कितने प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं? जैसे ही आपने पॉलिसी ले लिया तो आपका 30 दिन का वेटिंग पीरियड लागू हो जाता है। टाइप ऑफ क्लेम सेटलमेंट दो प्रकार से होता है। मेडिकल इन्फ्लेशन हेल्थ केयर में 14% पर एनम से बढ़ रहा है। व्हाट इज द सम एश्योर्ड डू यू रिक्वायर? ग्रेस पीरियड का कभी भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। ये एक आपके साथ में धोखा है जो आपको आपका पॉलिसी का लॉस करा सकता है। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं और आपको नहीं करना है। आज मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि मेडिक्लेम। मेडिक्लेम को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं कि उसको कितना लेना चाहिए, क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, वो गलतियों को क्यों नहीं करना चाहिए जिससे आपको आने वाले टाइम में आपका क्लेम कंप्लीट मिले। इसके लिए मैं आज एक बहुत सिंपल सा एक मेडिक्लेम प्लान के बारे में आपको समझाने के लिए आया हूं, जिसको देख करके आपकी जितनी भी क्वेश्चन है, जितनी भी परेशानियां हैं वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीखने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? अब हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैं आपको एक थोड़ा अलग वे से भी समझाऊंगा, बीच बीच में स्टोरी भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक घर है, नया नवेला घर है और उसको आपने बहुत अच्छे तरह से सजावट करके रखा हुआ है, बट उस घर के बाहर ताला आपने नहीं लगाया हुआ है, तो क्या लगता है वो आपका घर सेफ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं, बढ़ जाते हैं। अब आपको अगर उसको बचाना है तो आपको लॉक यानी कि ताला जरूर लगाना चाहिए। अब ये ताले को यहां पर मैं हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि अगर आपने भी अपने लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बैंक में पैसे बना के रखे हैं, एफडी बना के रखा हुआ है, अगर आपके पास में पैसे हैं और आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, एक छोटी सी परेशानी आएगी, एक छोटी सी बीमारी आएगी और आपका शायद एफडी तोड़ना पड़ सकता है। आपके पैसे जो आपने बहुत मेहनत से बचाए हैं वो भी निकालना पड़ सकता है, लॉस हो सकता है। उसको अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है कि अगर कोई इलनेस हो गया, कोई इंजरी हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो आपको यहां पर जो भी खर्चे आते हैं वो खर्चे कंपनी आपको देती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम देखें कि एक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड मतलब जो आपको पता ही नहीं थी कि ऐसा भी चीजें हो सकता है, ऐसी कोई चीजें अगर आ गई तो आपको आपका जो बना बनाया इन्वेस्टमेंट है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस को लेना चाहिए। अब यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा कि यहां पर जो आप प्रीमियम भरते हैं उसको अंडर सेक्शन 80D में टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब ये टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है? अगर आप इंडिविजुअल हैं या अगर आप फैमिली हैं, फैमिली में मतलब आप, आपके वाइफ एंड बच्चे, अगर इनको हम मिला दे तो एक फैमिली बोलते हैं। इसके लिए आप 25,000 का 80D में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके फादर मदर का प्रीमियम भरते हैं, वो भी डिपेंडेंट है आपके ऊपर, और उनका प्रीमियम भरते हैं तो उनके प्रीमियम के ऊपर आप 50,000 क्लेम कर सकते हैं। द टोटल आप मम्मी पापा का और अपना मिला करके 75,000 रुपीज का हर साल 80D में क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। कि टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, कितने प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं? तो पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल का मतलब हुआ
कोई एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो सकता है चाहे वो लड़की हो सकती है, अगर वो अर्निंग कर रहे हैं, उनको खुद का मेडिक्लेम लेना है तो वो इंडिविजुअल पॉलिसी में आता है। उसका जो रेट है, उसकी जो प्रीमियम है, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम आता है। दूसरा, अगर हम देखें तो दूसरी जो पॉलिसी होती है वो होती है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। अब फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और उसी को मैं सिंपल भाषा में एलोबरेट करना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि मैं हूं, मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन साथ में मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं, तो क्या हम एक पॉलिसी में आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिक्लेम कंपनी क्या करती है, जो हायर एज है उसी के एज पर प्रीमियम कैलकुलेशन करती है, तो आपका प्रीमियम महंगा पड़ सकता है। इसीलिए यहां पर 2 पॉलिसी बनती है। एक बनती है आपकी फैमिली, जो आप हैं, आपकी वाइफ और 2 बच्चे, इनके लिए अलग पॉलिसी बनती है जिसको फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं, और आपके मम्मी पापा के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए अलग पॉलिसी बनती है, उसको भी फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं। ये 2 प्रकार की पॉलिसी होती है मेडिक्लेम में, एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है फ्लोटर पॉलिसी। समझ में आया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होता है। बहुत सारी पॉलिसी में, जो भी पॉलिसी आप लेते हैं उसमें वेटिंग पीरियड होता है और वो लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं यहां पे बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि आपका वेटिंग पीरियड कैसे होता है। मान लीजिए कि आपने आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, जो यहां पर लिखा हुआ है। जैसे ही आपने पॉलिसी ले लिया तो आपका 30 दिन का वेटिंग पीरियड लागू हो जाता है। अब 30 दिन कैसे होता है कि अगर आज आपने पॉलिसी ले लिया, आज डेट है 30 मई 2025, आज आपने पॉलिसी ले लिया, तो आपका 1 महीने तक कोई भी क्लेम नहीं मिल सकता है। नॉर्मल मतलब अगर मान लीजिए कि 10 दिन के बाद में आप एडमिट हो जाते हैं हाई फीवर के लिए, अगर आपको हाई फीवर हो गया और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर पॉलिसी आपकी एक्टिव होगी 30 जून 2025 को। तब आप इसके बाद में जब एडमिट होते हैं तो आपको नॉर्मल क्लेम मिलता है जो आपका हाई फीवर हुआ है। तो 30 दिन का वेटिंग है। इसके बाद में दूसरा अगर हम देखें तो एक्सीडेंटल क्लेम आता है। अब एक्सीडेंटल क्या होता है, वो भी इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। अब एक्सीडेंटल क्लेम क्या होता है, आज आपकी पॉलिसी बनी, पहले तो मैं बता दूं कि आज आपकी पॉलिसी बनी और उसको आपने, आज पॉलिसी बनी और शाम को एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट के प्रकार क्या हैं? एक्सीडेंट के प्रकार ये है कि आप रोड पे जा रहे हैं, किसी गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, या बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं और कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्सीडेंट क्लेम में आता है और वो सेम डे में आपका कवर होता है। एक्सीडेंट में ये भी चीज होता है, अगर आप घर में हैं, घर में कोई, आप समझो कि आप पंखा साफ सफाई कर रहे हैं स्टूल पर चढ़ करके, टेबल पर चढ़ करके, और ये टेबल स्लिप हो जाता है और उसके गिरने से आपके पैरों में फ्रैक्चर आ गया, तो वो एक्सीडेंटल ही माना जाएगा। मतलब जो नॉर्मल बीमारी नहीं है, नॉर्मल चीज नहीं है, उसके अलावा कुछ भी होता है, उसको एक्सीडेंटल काउंट किया जाता है और वो पॉलिसी के सेम डेट में आपका लागू होता है। तो वो उसका वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं होता है, पहले दिन से ही आपका वेटिंग पीरियड खत्म होता है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद में अगर हम देखें तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जिसको बोलते हैं पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, बहुत सारे लोगों को पहले से कोई बीमारी होती है। जैसे मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कि किसी को बीपी है, पिछले 3 साल से बीपी है, उसके लिए वेटिंग पीरियड क्या होगा? अलग अलग कंपनियों में, किसी कंपनी में 3 साल, किसी कंपनी में 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है तो आपको कंपनी को बता देना चाहिए, ताकि कल के डेट में आपका कोई क्लेम आए तो कंपनी ये नहीं बोले कि ये आपने पहले ही
आपको पहले से ही था और आपने हमें बताया नहीं, इसीलिए आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं। तो अगर आप हर चीज, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि गुड फेथ के ऊपर आपका क्या होता है कि आपको जोड़ा जाता है। अब अगर आपने गुड फेथ नहीं दिखाया, आपने कुछ गलती की है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट कंपनी कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं टाइप ऑफ सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट। टाइप ऑफ क्लेम सेटलमेंट किस तरह से होता है? टाइप ऑफ क्लेम सेटलमेंट दो प्रकार से होता है। पहला अगर हम देखें तो कैशलेस क्लेम सेटलमेंट होता है। कैशलेस का मतलब यह होता है कि आपने एबीसीडी कंपनी की पॉलिसी ली है, उनके वेबसाइट पर उनके साथ में कितने हॉस्पिटल नेटवर्क में है, उन्होंने वेबसाइट में अपडेट किया होता है, और वो जो चीजें होती है वो हर महीने अपडेट होती है, डिलीशन होती है, एडिशन होता है। यानी कि जब भी अगर आप देखते हैं कि आप कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके वेबसाइट पे जाकर के जरूर चेक कर लेना चाहिए कि नियर बाई ये हॉस्पिटल जिसमें हम जाना चाहते हैं वो हमारे नेटवर्क में है या नहीं है। आप वहां से देख सकते हैं और वहां पर आपका कैशलेस क्लेम होता है। कैशलेस क्लेम होता कैसे है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, आप हॉस्पिटल में गए, अब वहां पर दो प्रकार की चीजें होती है। पहला होता है कि जैसे ही आप वहां पे जाते हैं, काउंटर पे आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, डिपॉजिट मनी देना पड़ता है। कहीं कहीं पे 10,000 है, कहीं कहीं पे 50,000 है, कहीं कहीं पे लाख रुपए है। जैसा हॉस्पिटल होगा वैसा आपको बोलेगा डिपॉजिट देने के लिए। अब वो जो डिपॉजिट होता है वो आपको मिलता है, मैं आगे भी बताऊंगा कैसे मिलता है। इसके बाद में वहां पर दूसरा जो चीज है वो एक टीपीए का एक ऑफिस होता है, टीपीए के लोग बैठे होते हैं। अब टीपीए होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो हॉस्पिटल और कंपनी के बिहाफ में क्लेम देने का काम करता है। अब वहां पर जैसे ही आप एडमिट होते हैं, वहां पर आपने पॉलिसी आपकी दे दी, और देने के बाद में यहां पर हॉस्पिटल टीपीए वाले को आपका पेपर देता है और वो कंपनी में सबमिट करते हैं, मतलब मेल करते हैं या फैक्स करते हैं, और वहां से उनको इंफॉर्मेशन आता है और वहां से बताते हैं कि ये चीजों के लिए आपका इतना खर्चा आने वाला। मान लीजिए कोई बीमारी है, उसके लिए 1 लाख का खर्चा है। तो जब ये चीजें दी जाती है तो कंपनी क्या करती है, कुछ मनी इनिशिएट कर देती है कि चलो मैंने 30,000 रुपए दे दिया है, आप उनका इलाज कीजिए, और इसके बाद में जब वो डिस्चार्ज होंगे फुल फाइनल हम लोग पेमेंट तब कर लेंगे। तो इस तरह से आपका कैशलेस होता है। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, एक लेमन लैंग्वेज में। दूसरा होता है रिम्बर्समेंट क्लेम। रिम्बर्समेंट क्लेम मतलब क्या है कि वो हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं है, नेटवर्क हॉस्पिटल के लिस्ट में नहीं है, वहां पर आपका रिम्बर्समेंट होगा। मतलब पहले पैसे भरो और भरने के बाद में जब डिस्चार्ज होंगे तब आपको पैसे मिलेगा। वहां पर भी मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि जब भी आप रिम्बर्समेंट में जाते हैं तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, आप हॉस्पिटल में गए, वहां पर आपको क्या करना है कि आप या आपके रिलेटिव को उस कंपनी का, जिस कंपनी का आपने पॉलिसी लिया हुआ है, उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है, इंटीमेट करना जरूरी है। चाहे आप उसको ईमेल से कीजिए, चाहे उनको फोन करके कीजिए, चाहे आपके पास में उस कंपनी का ऐप होगा उसके थ्रू कीजिए, बट आपको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपका क्लेम आगे जाकर के रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, और ये चीजों करने के लिए आप या आपके फैमिली मेंबर को ही ये सब करना होता है। आपके एडवाइजर को मत करने बोलिए, क्योंकि वो चीजें प्रॉपर नहीं है, वहां पर आपका क्लेम नहीं माना जाएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में जैसे ही आपका पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है और आप डिस्चार्ज हो गए, वहां के जो भी क्लेम फॉर्म ए आता है, क्लेम फॉर्म बी आता है, रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, आपकी केवाईसी आती है, चेक आता है, ये सब कुछ आफ्टर डिस्चार्ज ये सारे पेपर आपके एडवाइजर के हाथ में दे देना चाहिए विद इन अ वीक, डिस्चार्ज के बाद में विद इन अ वीक। और बाकी का काम एडवाइजर का होता है,
वो आपको प्रॉपर हेल्प करता है, और इसको भी 30 से 40 दिन का समय लग जाता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा आपका टाइम और बढ़ सकता है, लेकिन आपको क्लेम मिलता है। तो ये रहा, ये दो प्रकार के जो क्लेम होते हैं, जो मैंने बताया कि कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट क्लेम, इस तरह से आपका क्लेम आप ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसके बाद में आगे जाने के पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। यहां पर लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब यहां पर बहुत सारे मुझसे पूछते हैं कि सर आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना है, लेकिन पता नहीं है कि कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है। मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। आप देख लीजिए कि यहां पर अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन देखें, तो मेडिकल इन्फ्लेशन हेल्थ केयर में 14% पर एनम से बढ़ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एको इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहा है, जो इंडेक्स 2024 में उन्होंने बताया था। तो 14% से आपका हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट एवरी ईयर बढ़ रहा है। मैं एक नहीं, मैं यहां पर दो बताऊंगा। यहां पर भी देखिए कि इन मेडिकल इन्फ्लेशन कॉस्ट यहां पर भी मिंट ने बताया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं, ये 22 नवंबर 2023 का है, जब भी उन्होंने बताया था कि तब बताया था कि 14% से, शायद अभी 15-16% भी बढ़ता होगा, लेकिन आप 14% से भी देखिए तो इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका कितना होना चाहिए इंश्योरेंस, आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द सम एश्योर्ड डू यू रिक्वायर? आज के डेट में अगर मैं बात करूं कि एक फैमिली है 2+2 की, और समझिए कि अच्छा खासा इनकम है, 50,000 से 1 लाख का अगर इनकम है, या कोई भी इनकम हो, मैं आज के डेट में बोलना चाहूंगा एक फैमिली के लिए 50 लाख का मेडिक्लेम मिनिमम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे बताया, आपको पीछे बताया कि 14% से हर साल मेडिकल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो अगर आपने 50 लाख का नहीं लिया है, तो कल के डेट में कोई बड़ी बीमारी आ गई तो आपका पॉलिसी छोटा हो सकता है। इसीलिए बड़ा इंश्योरेंस आप लीजिए। और ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनिमम 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि राइजिंग मेडिकल कॉस्ट एट द रेट 14% से बढ़ रहा है, तो आपको अगर लेते हैं 50 लाख का, मैं डिफरेंस में बहुत कम, डिफरेंस बहुत छोटा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप देखें कि 10 लाख के लिए 2+2 की फैमिली है, और एज 30 से 35 साल का है, 2+2 की फैमिली, 2+2 मतलब होता है 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, मतलब मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे। तो ये 4 लोगों के लिए 10 लाख का प्रीमियम कितना आता है? 30,000 रुपए साल के। अब वहीं पर अगर मैं 50 लाख का प्रीमियम देखूं वही 2+2 के लिए, तो मेरा जो कॉस्टिंग आ रहा है 33,000 पर एनम, साल के 33,000, 33,000 मेरा प्रीमियम आ रहा है। अगर आप डिफरेंस देखें तो ज्यादा नहीं डिफरेंस है, केवल 3,000 का डिफरेंस है। अब 3,000 अगर आपने एक्स्ट्रा भरा तो आपका रिस्क कवरेज कितना हो जाता है? 40 लाख का एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो मैं छोटा रिस्क कवर क्यों लूं, मैं 50 लाख का लूं। तो आपको भी 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आज 1 करोड़ का है। ठीक है, तो वो भी आप बात याद रखिए, क्योंकि एक फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इंश्योरेंस है ना, एक वरदान है। बड़े लोग, बड़े जो अमीर लोग हैं, उनके पास में अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उनके पास में करोड़ों रुपया हॉस्पिटल का मुंह बंद कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके पास में अगर इतना बड़ा खर्चा आ जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, वो कई दशकों पीछे चले जाते हैं। अगर आपके पास में मेडिक्लेम नहीं है, मान लीजिए आपका 20 लाख का खर्चा आ गया, सर 20 लाख तो आपको भरना ही भरना है, और वो 20 लाख को पेड करने के लिए आप 10 साल पीछे चले जाएंगे, और आप दुनिया से हमेशा 10 साल पीछे रहेंगे। इसीलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप लव करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग।
ग्रेस पीरियड बहुत सारे लोगों का एक भ्रम में है कि ग्रेस पीरियड का मतलब आपको पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। यहां पर बहुत सारे लोगों के जो भ्रम है उसको आज मैं दूर करना चाहूंगा। इसको तो बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा कि क्या क्या लोग गलतियां करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यहां पर देता है कि 30 डेज का ग्रेस पीरियड फॉर रिन्यूअल। अगर आपका मान लीजिए कि आज है 30 मई 2025, तो 30 मई 2025 अगले आप 30 जून 2025 तक प्रीमियम भर सकते हैं, ऐसा ये पॉलिसी में लिखा हुआ है, बताया हुआ है। लोग यहीं पर फंस जाते हैं, जो अपने को नहीं फंसना है, क्योंकि आपके साथ में के राजेश श्रीवास्तव है जो आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा है। तो ये जो प्रीमियम है, आपको जो डेट है 30 मई 2025, उस दिन या उसके पहले ही आपको भर देना चाहिए। एक ग्रेस पीरियड का कभी भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। ये एक आपके साथ में धोखा है जो आपको आपका पॉलिसी का लॉस करा सकता है। अगर इस दौरान जो ग्रेस पीरियड है, ग्रेस पीरियड के दौरान अगर आप एडमिट हो गए या आपकी फैमिली हॉस्पिटलाइज हो गई, तो आपको क्लेम नहीं मिलता है, केवल आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहने के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको कंटिन्यू, एक गलती को अवॉइड कर दीजिए, कभी भी ग्रेस पीरियड का यूज मत कीजिए। इसके बाद में क्यों उससे होता क्या है कि आपके पास में कोई भी कवरेज उस दौरान होता नहीं है। इसके बाद में आपके क्लेम रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं और फिर आपका कंटिन्यूटी बेनिफिट भी चला जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिए, नेवर वेट टिल ग्रेस पीरियड टू रिन्यूअल। आपको कभी भी लास्ट मोमेंट तक रुकना ही नहीं है, उसके पहले ही आपको पॉलिसी को रिन्यू कर देना है। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं और आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। अब कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, लोग को मेडिक्लेम तो लेना है या किसी ने बोल दिया है, तो जब वो मेडिक्लेम आते हैं लेने के लिए तो बोलते हैं कि सर मेरे को है ना 5 से 10 लाख का है ना पॉलिसी दे दो और ये मेरे लिए इनफ है। आप मुझे बताइए कि अगर आपने 5 से 10 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है तो क्या आप बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। वहां पर बड़े हॉस्पिटल में जाने से यह फायदा रहता है दोस्तों कि आपको कोई भी, मान लीजिए कोई रिपोर्ट कराना है, उस रिपोर्ट का वहां पर अगर नहीं होता होगा तो आपको क्या करेगा हॉस्पिटल, एम्बुलेंस के द्वारा बाहर भेजेगा। ठीक है, अब उस एम्बुलेंस के द्वारा बाहर भेजा है, बाहर जब भेज रहा है तो वहां पर रिस्क है। उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहां पे सारी सुविधाएं होती है और एक ही जगह पे आपका रिपोर्ट, आपका ब्लड रिपोर्ट, आपके हर चीजें एक ही जगह पे हो जाती है। तो आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आता है और आप अच्छी तरह से ठीक होकर के आप घर पे जाते हैं। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा, छोटी पॉलिसी मत लीजिएगा। आपको मिनिमम 50 लाख से स्टार्ट करना है और ये पॉलिसी लीजिएगा। इसके बाद में अगर आप देखें तो इग्नोरिंग एक्सक्लूजन एंड वेटिंग पीरियड। अब लोग जो वेटिंग पीरियड होता है उसको क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपका 30 दिन का वेटिंग पीरियड है, पॉलिसी लिया आपने, नॉर्मल बीमारी के लिए आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड है, लेकिन लोग उस समय में प्रॉपर सुनते नहीं हैं और क्या करते हैं कि 28वें दिन में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ जाकर के एडमिट होते हैं और उनको क्लेम नहीं मिलता है। तो आप उसको ध्यान रखिए कि जब भी आप नई पॉलिसी लेते हैं तो आपको 1 महीने तक कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर ड्यू टू एक्सीडेंटल हुआ तो डेफिनेटली आपका सेम डे में कवर होता है क्लेम, लेकिन नॉर्मल में 30 दिन का वेटिंग है। तो ये आप याद रखिएगा। तीसरा गलती लोग क्या करते हैं, नॉट डिस्क्लोजिंग प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। अगर पहले से ही कोई आपको बीमारी है, किसी भी प्रकार का बीमारी, आज मैं देखूं छोटे छोटे बच्चों के दिल में होल होते हैं, किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी को बीपी है, डायबिटिक है या कुछ भी है,
अब वो क्या करते हैं, जब उस एडवाइजर के पास में जाते हैं तो उस एडवाइजर को वो सारी अपनी चीजें नहीं बताते हैं, हाइड करते हैं। लेकिन वही चीज जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जब डॉक्टर पूछता है, नर्सेस पूछती है कि सर आप पहले कभी एडमिट हुए थे, कभी आपको कोई बीमारी हुई है, कोई आपके पिताजी को कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा कुछ था, तो वहां पर लोग खुल करके सब चीज बताते हैं और यहीं पर पार्टी फंस जाता है दोनों के माया जाल में। क्योंकि कंपनी को आपने बताया कुछ नहीं मुझे प्रॉब्लम है, और डॉक्टर को, नर्सेस को, हॉस्पिटल को आपने बताया कि हाँ ये 2 साल पहले मैंने ये चीजें करवाई थी, जिसकी वजह से आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट होता है, जो आपको नहीं करना है। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस बनता है गुड फेथ के ऊपर बनता है। अगर आपने फेथ नहीं दिखाया प्रॉपर तो सर नुकसान आपका ही होगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम है पूरा का पूरा बता दीजिए। मैं तो यहां पे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आपने पूरा चीज बताया और अंडर राइटर ने बोला कि सर आपने जो चीज बताया है आप हमारे क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठते हो, अगर आप 20% प्रीमियम एक्स्ट्रा देते हो तो आपको हम पॉलिसी देंगे, तो सर मैं आपको बताऊंगा खुशी खुशी वो 20% प्रीमियम दे दीजिए। क्योंकि कंपनी को पता है कि आपको ये बीमारी है और इसके लिए कभी भी आपका क्लेम आएगा तो रुकेगा नहीं, स्मूथली आपका क्लेम मिल जाएगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए, हमेशा अपनी चीजें कंपनी को बताइए। इसके बाद में चौथा जो है, रिलाइंग ओनली ऑन एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर की जो पॉलिसी होती है वो केवल क्या होती है, बहुत छोटी सी पॉलिसी होती है, वो 2 से 3 लाख, मैक्सिमम 5 लाख की पॉलिसी होती है। और लोग है ना उसको ऐसा समझते हैं ये मेरे पास में पॉलिसी है, मेरे को दूसरा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं यहां पे बताता हूं कि लोग यहीं पर गलती करते हैं जो आपको नहीं करना है। गलती क्या करते हैं, एम्प्लॉयर का पॉलिसी है ना, लेकिन अगर आप यंगेस्ट हैं, आप यंगर हैं, आप नौजवान हैं, आप हमेशा अपने जॉब को चेंज करते हैं, तो आपका क्या होगा, जैसे ही आपने ए एम्प्लॉयर के पास से बी एम्प्लॉयर के पास में जाते हो, और मान लो कि बी एम्प्लॉयर के पास में जाने के बाद में, उसके पहले अगर 15 दिन का आपके पास में गैप है, ठीक है, यहां से ए से निकले पहले वाले एम्प्लॉयर से, आपको बी वाले में जाना है, लेकिन 15 दिन के बाद में आपको ऑफर लेटर मिला है और ये 15 दिन के बाद में आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, आपको पता है आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस दिन आप कंपनी ए को छोड़ते हैं उसी दिन 12 बजे रात को आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है, और ये आगे की कंपनी में ज्वाइन होने तक आप विदाउट इंश्योरेंस रहते हो। सजेशन यहां पे मेरा ये रहेगा कि आप पर्सनलाइज मेडिक्लेम पॉलिसी अपने और अपने फैमिली के लिए अलग से लें। छोटा क्लेम आएगा तो आप एम्प्लॉयर के पॉलिसी से ले सकते हैं, बड़ा क्लेम आएगा तो पर्सनलाइज मेडिक्लेम पॉलिसी से आपको लेना चाहिए। तो हमेशा आप क्या कीजिए कि आपका पर्सनल मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, इससे ये फायदा होगा कि अगर आप कितनी बार भी जॉब चेंज करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो पांचवा है, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि सर अभी तो मैं जवान हूं, मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं अभी क्यों पॉलिसी लूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जन्म से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, 10 साल में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, बीपी हो जाता है, बच्चे लोगों को हो जा रहा है। इसी तरह से अंदर क्या चल रहा है क्या आप बता सकते हो? अगर आप डेली जिम भी जाते हो ना, डेली वॉक पे भी जाते हो ना, तभी भी अंदर क्या क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज में, बहुत सारे मीडिया में आपको देखने मिलता होगा कि अरे यार ये तो रोज जिम जाता था, अरे यार ये तो फिट था पूरा, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उसने जो आज हमारा जो खाने पीने का जो टाइमिंग है, मतलब अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, हमारा खाने पीने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है,
जिसकी वजह से हमको अंदर ही अंदर बीमारी हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। अगर ऐसा लगता भी है कि कहीं पे पेन हो रहा है, तो हमें लगता है कि अरे यार कुछ हो गया, और हम थोड़ा सा मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो अंदर बढ़ता जाता है और एक दिन ब्लास्ट होता है और बड़ा क्लेम लेके जाता है। ठीक है, ऐसे समय में शायद कभी कभी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, आप ये मत समझे कि आप फिट हैं। आप फिट हैं इसीलिए आपको प्रीमियम कम आएगा। आप अगर फिट नहीं हैं तो सर आपको कंपनी पॉलिसी भी नहीं देगी। इसीलिए आप फिट हैं और कम उम्र है, प्रीमियम कम आएगा, पॉलिसी तुरंत इश्यू हो जाएगी। तो वो चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरे हिसाब से मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताई है जो लोग नहीं बता पाते हैं। मैंने छोटी छोटी चीजों को कवर किया है जिससे आपको बहुत सारा सीखने मिलेगा, बहुत सारा समझ में आएगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को इतना फैलाओ, इतना आपके दोस्त, रिलेटिव या आपके व्हाट्सएप ग्रुप या आपके कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप में इतना फैलाओ, क्योंकि ये बहुत ही मैंने मोहब्बत से इस वीडियो को मैंने बनाया है। बहुत मैंने स्टडी किया है तो ये चीजें बनाया है। मेरी यही चाहत है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।